Hey everyone, welcome to a new video. So today we will start another text from your Flamingo book. The second text that is Lost Spring written by N.S. Jung. Okay. So N.S. Jung basically उनका जन्म हुआ था रोरकेला में that is in now in उड़ीसा एंड उनका जो चाइल्डहुड है वो हैदराबाद में उन्होंने बिताई थी. उनका जो स्कूलिंग है एजुकेशन है वो भी पार्टली इंडिया में दैट इज़ हैदराबाद में एंड पार्टली यूएसए में दैट इज़ एब्रॉड से उन्होंने पढ़ाई की. बाय प्रोफेशन उनका पेरेंट्स जो थे वो भी राइटर थे और एन.एस. जंग भी अपना जो करियर है वह तो राइटर स्टार्ट किए थे. एंड आफ्टर दैट शी बिकेम एडिटर एंड जर्नलिस्ट ऑफ सम रिनाउंड जर्नल्स ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड. तो ये जो स्टोरी है जो हमारी सिलेबस में करिकुलर में दिया गया है तो दिस इज़ एक्चुअली अ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ओरिजिनल बुक जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. तो यहाँ पर दो स्टोरी दिया गया है ओरिजिनल बुक से लेकर. वन इज़ अबाउट मुकेश एंड अनदर वन इज़ साहेबी आलम. तो दोनों क्या हुआ था इस दोनों ही ये दो स्टोरी में दिखाया गया है कि किस तरीके से पॉवर्टी ड्यू टू द पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन किस तरीके से एक बच्चे की अंदर से बचपना छीन लेता है. तो फर्स्ट स्टोरी में दिखाया गया है कि किस पॉवर्टी के कारण किस तरीके से साहेब उसका जो बचपना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में बदल जाता है और वो बचपन को जी नहीं पाता. एंड दूसरे स्टोरी में दिखाया गया है मुकेश बिकॉज ऑफ हिज ट्रेडिशन उनका जो एरिया है उनका जो लोग है उनका जो जाति का लोग है वो किस तरीके से उस ट्रेडिशन के बाहर सोच नहीं पाता है और उसी वजह से उन लोगों का लाइफ जो है वो हेल हो चुका था. So in this video we will try to finish the first part of the chapter that is the story is about Sahib that is Sahebi Alam. So let's begin the story. The story शुरू हो रहा है एक कोटेशन से जो है बोल रहा है sometimes I find a rupee in the garbage. कभी कभी मुझे गार्बेज से कुछ पैसा मिल जाता है. तो यहाँ पे कोटेशन है दैट मीन्स ये बात जो है साहिब बोल रहा है. तो स्टोरी यहाँ से शुरू हो रहा है व्हाई डू यू डू दिस तुम ये काम क्यों करते हो. आई आक साहेब मैंने आके साहेब से पूछा हुम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउंगिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप ऑफ माई नेबरहुड. तो राइटर ने बोला कि मैंने पूछी कि तुम ये काम क्यों करते हो साहिब से और साहिब हर दिन मुझे मिल जाता है कहाँ पर मेरी बगल में क्या करते हुए गार्बेज से गोल्ड ढूंढते हुए. तो यहाँ पर गोल्ड जो है दैट इज़ अ सिम्बॉलिक यूज़. गोल्ड मतलब यहाँ पर सोना नहीं है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ और यहाँ पे बोल सकते हो कुछ पैसे जो एक रैक पिकर्स के लिए बहुत इनफ होता है. साहेब लेफ्ट होम लॉन्ग एगो. तो साहेब ने बहुत पहले अपना घर छोड़ा है. सैड एमिट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी. तो बोल रहा है कि उसका जो घर था वो वहाँ पे चारों ओर ढाका के आसपास और वहाँ पे बहुत सारे ग्रीनरी हुआ करता था. बट आज जैसे कि वो बहुत दिन पहले घर को छोड़ा है तो उसके मेमोरी में अब वो सब है नहीं. देयर वेर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्विफ्ट अवे देयर फील्ड एंड होम हिज मदर टेल्स हिम. तो साहिब की मम्मी ने उसे बताई थी कि एक स्टॉर्म आया था और उस स्टॉर्म में पूरा उनका जो घर है वो सब उड़ा के लेके गया था. दैट इज़ वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स. और उसी वजह से वो लोग अपना घर छोड़ के बड़े सिटी में आ गए लुकिंग फॉर गोल्ड. तो दैट मीन्स लुकिंग फॉर सम न्यू अपॉर्चुनिटी. वो लोग नया सिटी में आकर बस गए. तो जैसे राइटर ने पूछा कि व्हाई डू यू डू दिस तुम ये काम क्यों करते हो. उसके आंसर में साहेब बोल रहा है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू मेरे पास और कुछ करने का है ही नहीं. ही मटर्ड लुकिंग अवे. तो वो दूसरी तरफ देखते हुए दैट इज़ कैजुअली वो आंसर किया कि मेरे पास और कुछ दूसरा कुछ करने का है ही नहीं. तो राइटर ने बताई गो टू स्कूल आई से गिवली रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड. तो राइटर ने ऐसे ही बता दिया कि स्कूल क्यों नहीं जाते हो स्कूल जाओ. तो उसके तुरंत बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो बात है वो कितना हॉलो है मतलब मेरी बात में तो कोई वज़न ही नहीं है. बस मैंने तो ऐसे ही बोल दिया क्योंकि उसका जो कंडीशन है वहाँ पर स्कूल मतलब एक बड़ा चीज़ होता है. तो अब क्या है साहिब रिप्लाई कर रहा है देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड. मेरे आसपास में कोई स्कूल नहीं है. व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो. जब वो लोग स्कूल बनाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगा. तो यहाँ पर व्हेन दे मतलब क्या है
दे बोलने के मतलब किसको इंडिकेट किया जा रहा है? ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि व्हाट डज दे इंडिकेट हियर, मतलब दे मतलब यहाँ पर किस लोगों को बताया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम। तो राइटर पूछ रही है क्या अगर मैं एक स्कूल खोलूँ क्या तुम आओगे? आई आस्क्ड हाफ जोकिंग, मतलब मज़े मज़े में ही उन्होंने बता दिया। साहिब रिप्लाइड येस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। तो बहुत ही अच्छी तरीके खुल के हंसते हुए साहिब ने रिप्लाई किया यस ज़रूर मैं आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। कुछ दिन बाद मैंने देखी कि साहिब मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। इज़ योर स्कूल रेडी? और साहिब अगर पूछा क्या तुम्हारे स्कूल रेडी हो गया? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। तो अब राइटर ने रिप्लाई किया कि अरे एक स्कूल खोलने में तो टाइम लगता है। आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड। और राइटर को एम्बेरेस्ड फील हुआ क्योंकि उन्होंने ऐसा एक प्रॉमिस कर दिया है जिसका कोई बेस नहीं है। उन्होंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था कि क्यों तुम स्कूल नहीं जाते हो, और अगर मैं एक स्कूल खोलूँगी तो क्या तुम आओगे? तो साहिब को लगा होगा कि मे बी शी इज़ सीरियस, तो वो पूछ लिया कि आपका स्कूल क्या रेडी हो गया? तो ये सुन के राइटर को थोड़ा एम्बेरस फील हुआ। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड्स इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। तो बोल रहा है कि लेकिन मेरी तरह जो मैंने जो प्रॉमिस किया ऐसा प्रॉमिस तो उसकी ब्लीक वर्ल्ड दैट इज़ अ ब्लैक वर्ल्ड, कैसे तो कह सकते हो डार्क वर्ल्ड, मतलब ऐसा प्रॉमिस साहिब की तरह लोगों से बच्चों से कोई भी कर सकता है। तो इसके लिए ये कोई नया बात नहीं है साहिब के लिए। आफ्टर अ मंथ ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिम हिज नेम। तो बहुत कुछ महीने बात करने मतलब जानने के बाद फाइनली मैंने उस बच्चे का नाम पूछा। तो उसका नाम क्या था? साहिब-ई-आलम। तो एक अरबिक नेम है। ही अनाउंस, तो वो बताया कि मेरा नाम साहिब-ई-आलम है। ही डजंट नो व्हाट इट मीन। तो साहिब को ये नहीं पता था कि उसका नाम का मीनिंग क्या है। इफ़ ही नोज इट मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, अगर उसको ये पता चलता कि उसका नाम का मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस धरती का लॉर्ड, ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीव इट। तो उसको ये बिलीव करने में बहुत ही मुश्किल होता क्योंकि उसका जो लाइफ है वो ऑलरेडी हेल हो चुका है, और उसको अगर पता चलता है कि मेरा नाम का मीनिंग है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो वो विश्वास नहीं कर, वो हजम नहीं कर पाते। तो साहिब मतलब होता है लॉर्ड, ई आलम, आलम मतलब होता है दुनिया, तो दुनिया का जो लॉर्ड होता है दैट इज़ साहिब ही आलम। Unaware of what his name represent, he roamed the street with his friend। तो अपने नाम का मीनिंग ना जानते हुए वो क्या करता है? ही रोम्ड द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है गलियों में। एंड एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़ हु appears लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसेबर्ड एट नून। तो एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, तो उन लोगों का कंडीशन ऐसा था कि वो लोग चप्पल भी नहीं पहनते थे, और सुबह में जैसे बर्ड होता है उसकी तरह उन लोग अपियर होते थे वो लोग, और शाम की तरह अचानक गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ आई हैव कम रिकॉग्नाइजिंग ईच ऑफ देम। और एक महीने के अंदर मैं हर एक बच्चे को पहचान चुकी थी। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स? आई आस्क्ड वन। तो मैंने उनमें से ही एक ही बच्चे को पूछ लिया क्यों तुम लोग चप्पल नहीं पहनते हो? माई मदर डिडेंट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्ड सिंपली। तो नॉर्मली मेरा क्वेश्चन सुन के जो बच्चे को मैं पूछा था कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तुम लोग चप्पल नहीं क्यों पहनते हो, तो एक बच्चा ने रिप्लाई किया कि मेरी मम्मी शेल्फ से उस चप्पल को उतार के नहीं देती है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एडेड अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच। तो दूसरे एक बच्चे ने बताया अगर उसकी मम्मी चप्पल नीचे भी उतार के दे तो ये खुद ही उसको फेंक देगा। तो जो बच्चे ने ये इसको रिप्लाई किया उसके पैर में जूता तो था लेकिन वो जूता मिस मैच था। दैट मीन्स वो जूता जो था वो एक आदमी का नहीं, दोनों आदमी का अलग अलग जूता वो पहना था। When I commented on it, he shuffles his feet and says nothing। तो जैसे मैंने पूछा कि अरे तुम्हारे पैर में तो अलग अलग जूता क्यों है, तो उसको थोड़ा बुरा लगा और अपने पैर को छुपाने की कोशिश किया और वो कुछ नहीं बताया। आई वॉन्ट शूज़ सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ। तो एक बच्चा ने बोला कि मुझे शूज़ चाहिए, और वो ज़िंदगी में कभी भी आज तक उसको शूज़ नहीं मिला, मतलब वो आज तक कभी भी शूज़ नहीं पहना। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट
इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स। तो बोल रहा है कि जैसे मैं पूरा दुनिया ट्रैवल करता हूँ तो मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों की कांटेक्ट में आता हूँ जो बियर फुट नंगा पैर चलता है, चाहे वो सिटी में हो और विलेज में हो। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बियर फुट। तो अकॉर्डिंग टू द राइटर को लगता है कि ये सिर्फ पैसे की कमी की वजह से नहीं है, ये कहीं ना कहीं उन लोगों का एक ट्रेडिशन है बियर फुट चलने का। इज़ वन एक्सप्लेनेशन। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. तो मैंने सोचने लगी कि आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। तो राइटर ने ही बोलने की कोशिश कर रहे, परपेचुअल मतलब होता है नेवर एंडिंग स्टेट ऑफ पॉवर्टी। तो कभी कभी जब राइटर पूछ लेता है किसी से कि तुम लोग वाई यू आर स्टेइंग वेयर फुट, तो कोई कोई बताता है कि बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, और कोई कोई बताता है कि मे बी इट इज़ देयर ट्रेडिशन, मतलब उनका जो ट्रेडिशन है बेयर फुट चलना। तो राइटर को लगता है कि शायद ये लोग ट्रेडिशन इसलिए कहते हैं कि इनका जो नेवर एंडिंग पॉवर्टी है उस पॉवर्टी को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, इसलिए वो लोग कहता है कि दिस इज़ आवर ट्रेडिशन। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी। तो बोल रहा है कि मुझे एक स्टोरी याद आ रहा है जो उदीपी बोल के कोई जगह है वहाँ का। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट। तो जब वो यंग था उन्होंने वो जब यंग था वो एक स्कूल में जाता था, और उस स्कूल की जाने के रास्ते पे एक टेम्पल हुआ करता था जहाँ पर उसकी फादर आप प्रीस्ट हुआ करते थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। वो हर दिन उस टेम्पल में जाकर रुकता था और भगवान से प्रेयर करता था कि उसको भी उसका पास भी एक प्रेयर ऑफ शूज़ हो। 30 years लेटर आई विजिटेड हिज टाउन एंड अ टेम्पल। तो 30 साल बाद मैं फिर से उदीपी गई और उस टेम्पल को विजिट किया। विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन एन ईयर ऑफ डेजोल्यूशन। तो 30 years बाद, आफ्टर द 30 years, उसका कोई निशान नहीं था उस टेम्पल का, वो एकदम ख़त्म हो चुका था ऑलमोस्ट। इन द बैकयार्ड वेर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट। अब उसकी टेम्पल के पीछे में एक नया प्रीस्ट आ गया था। देयर वेर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, और वहाँ पर कुछ रेड और वाइट कलर का चेयर भी था। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म wearing socks and shoes arrived panting and threw his school bag on a folding bed। तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक बच्चा आया जो ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहना था, वो पेंटिंग करते हुए आया और वहाँ पे स्कूल बैग को फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़। तो इस बच्चे को देखते हुए मुझे उस बच्चे का याद आ गया जो 30 साल पहले भगवान से प्रेयर किया था कि उसको एक शूज़ मिल जाए, लेट मी नेवर लूज़ देम। और वो बताया था कि ये शूज़ कभी भी मेरे से गायब नहीं होना चाहिए। द गॉडीज हैड ग्रांटेड दिस प्रेयर, और मुझे लग रहा है कि भगवान उसका जो प्रेयर था वो मान चुका है। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ और शूज़। तो बोल रहा है कि हाँ, कुछ कुछ यंग बॉय जो जैसे कि प्रीस्ट का बच्चा है वो तो अब शूज़ पहनना स्टार्ट कर दिया है, बट मैनी अदर लाइक द रैग पीकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूज़लेस। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जैसे कि मेरा नेबर में जो रैग पीकर्स है वो आज भी वेयरफुट रह गया है, मतलब उसके पास आज भी चप्पल या फिर शूज़ नहीं है। My acquaintance with the barefoot rag pickers led me to the Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it. तो माई एक्वेंटेंस विद द barefoot rag pickers, तो मेरा जो मिलना जुलना था रैग पिकर्स से, मतलब उस बच्चों से, वो मुझे कहाँ लेके गया? सीमापुरी में। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ द दिल्ली, मतलब दिल्ली का एक पेरीफेरी है, एक आउटर साइड है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लाइन है, पेरीफेरी ऑफ दिल्ली दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दिल्ली। लेकिन वो जगह तो जो सीमापुरी बोल के जो जगह था वो दिल्ली का ही पार्ट है, लेकिन अगर एज़ पर डेवलपमेंट देखा जाए तो वो क्या था? दैट इज़ माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। दैट मीन्स अगर एज़ पर डेवलपमेंट वो जगह जो था वो दिल्ली के साथ उसका कोई कंपेयर ही नहीं हो सकता।
वैसे तो वो दिल्ली का ही पार्ट था, बट वो सबसे गरीब लोग, स्लाम बस्ती वाला एरिया था. दोज हु लिव्ड हियर आर स्क्वेटर्ड हु कम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971. तो जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो लोग असल में 1971 में जो वॉर हुआ था उसके कारण से यहाँ पर आ गया था. शाहिब्स फैमिली एमंग देम, और शाहिब का फैमिली भी उसी में से एक है. सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, इट स्टिल इज़. तो बोले कि उस टाइम सीमापुरी जो था वो पहले ही बता चुका कि वाइल्डनेस थे, मतलब एकदम खाली खाली सा था. आज भी वैसा ही है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी. लेकिन आज सीमापुरी क्या है कि खाली नहीं है, अब बहुत सारे लोग यहाँ पर आना स्टार्ट कर दिया. इन स्ट्रक्चर्स ऑफ mud with roof of tin and tarpaulin, avoid of devoid of sewage, drainage or running water, lived 10,000 रैक पिकर्स. तो यहाँ पर लगभग 10,000 रैक पिकर्स रहते थे जो मिट्टी का स्ट्रक्चर का घर बनाया था. ऊपर में त्रिपॉल बिछाया हुआ था, रूफ नहीं था, स्वेज सिस्टम नहीं था, ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, और उसी एक अनहेल्दी कंडीशन में 10,000 रैक पिकर्स यहाँ पर रहता था. दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी. तो वो लोग लगभग 30 साल से यहाँ पर रह रहा है और उन लोगों के पास कोई आइडेंटिटी नहीं था. विदाउट परमिट बट विद अ रेशन कार्ड दैट गेट्स देयर नेम ऑन वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन. तो उन लोगों के पास जो आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर जो था वो था राशन कार्ड, जिस वजह से उन लोगों का नाम वोटर आईडी में चढ़ गया था और वो लोग को राशन मिलता था. फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी. तो उन लोगों के लिए, फॉर दोज हु लिव्ड इन सीमापुरी, उन लोगों के लिए क्या था कि फूड खाना बहुत ही महत्वपूर्ण था, ना कि आइडेंटिटी. क्योंकि वो लोग आइडेंटिटी लेके क्या करेंगे, क्योंकि बेसिक नीड सबसे पहले चाहिए होता है, एंड दैट इज़ बेसिक नीड इज़ खाना. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than the field that gave us no grain, says a group of women uttered sadi when I asked them why they left their beautiful land of green field and rivers. तो मैंने जब कुछ ग्रुप ऑफ वोमेन से पूछी कि आप लोग क्यों उतना अच्छा जगह जो ग्रीनरी था, फुल ऑफ ग्रीनरी, बांग्लादेश छोड़ के क्यों आई हो, तो उन्होंने बताया कि जो जगह हमको भरपेट खाना दे, एक मिनट, इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिली, अगर दिन पूरे दिन के बाद हम अपने फैमिली को खाना खिला सकते हैं और गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टोमक, दैट इज़ अगर हम लोग जो जगह हमको भरपेट खाना दे सकता है और सोने से पहले हमारा पेट भरा रहे, तो हम लोग उसी जगह को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ना कि हम ग्रीनरी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे. दैट मीन्स फॉर दोज हु लिव्ड इन सीमापुरी, उन लोगों के लिए सर्वाइवल बहुत ही महत्वपूर्ण था. जिस तरीके जैसे तैसे करके उन लोगों को खाना चाहिए था, एंड दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम. वेर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ पर भी उन लोगों को खाना मिलता है, दे पिच देयर टेंट दैट बिकम टेंसिड हो. तो जहाँ पर भी उन लोगों को खाने का चांसेस उन लोगों को लगता है कि यहाँ पे हम लोगों का गुजारा हो सकता है, वहाँ पर जाकर वो लोग अपना टेंट लगा लेता है और वहाँ पर उन लोगों का टेम्पररी घर बन जाता है. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग. और यहाँ पर सीमापुरी में सर्वाइवल करने का एक ही चीज़ है, एक ही प्रोफेशन है, दैट इज़ रैग पिकिंग. तो अगर सीमापुरी में उन लोगों को रहना है तो उन लोगों को रैग पिकिंग करना पड़ेगा. रैग पिकिंग मीन्स क्या होता है, जो गार्बेज होता है वहाँ से चीज़ें ढूंढना. कोई बहुत सारे लोग फेंक देता है, तो उसी चीज़ों से कुछ चीज़ जो काम का है तो उसी को ढूंढना होता है रैग पिकिंग. थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट्स. तो बोला कि थ्रू द ईयर्स, सालों से एक काम अभी क्या हो चुका है, एक फाइन आर्ट हो चुका है इन लोगों के लिए, एक आर्ट बन चुका है. गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, क्योंकि उन लोगों के लिए, फॉर द इनहेबिटेंट ऑफ सीमापुरी, गार्बेज क्या था, उन लोगों के लिए गोल्ड की समान था. जैसे गोल्ड हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो उनके लिए गार्बेज जो था दैट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज गोल्ड. बिकॉज गार्बेज है तो गार्बेज से वो लोग कुछ ना कुछ निकालेंगे और उससे उन लोगों का पेट भरेगा. तो उन लोगों के लिए गोल्ड की तरह इम्पोर्टेंट था गार्बेज. इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड,
even if it is a lacking room, but for a child it is even more. तो बोल रहा है कि एक गार्बेज जो है वो उन लोग की डेली ब्रेड को प्रोवाइड करता है और घर की छत प्रोवाइड करता है, और कहीं कहीं छत ना हो तो डेली खाना गार्बेज से उन लोगों को मिलता है। बट बच्चों के लिए ये जो रैग पिकिंग है उसका मीनिंग थोड़ा अलग था। क्या था? आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट। तो साहेब ने बताया कि कभी कभी मुझे यहाँ पर 1 रुपये और कभी कभी 10 रुपये भी मिल जाता है। और जब वो बोल रहा था तो उसकी हिज आइज़ लाइटिंग अप, तो वो उसकी आंखों में चमक था। तो 10 रुपये जो है, 10 रुपीज़ इज़ वेरी फार मोर इम्पोर्टेंट फॉर साहिब। When you can find a silver coin in the heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. तो यहाँ पर पोइट बोल रही है कि अगर तुमको वहाँ पे कोई सिल्वर कॉइन मिल जाए तो तुम क्या करोगे? और भी ज़्यादा कॉइन पाने की आशा में उस काम को और भी ज़्यादा करोगे। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग ऑफ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन टू देयर पेरेंट्स। तो ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए यहाँ पे जो गार्बेज है उसका मीनिंग बड़े की नज़र से थोड़ा सा अलग है। फॉर द चिल्ड्रेन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, छोटे बच्चों के लिए रैग पिकिंग जो है वो क्या करता है, एक वंडर है। क्यों? क्योंकि वो लोग रैग पिकिंग इसलिए करना चाहता है कि उनको कुछ नया मिल जाए। अगर 10 रुपये मिला है तो 100 रुपये की आशा में वो लोग जाते हैं। बट फॉर द एल्डर्स, जो लोग बुजुर्ग है, बड़े हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनके कंधों पे, उनके लिए तो रैग पिकिंग सर्वाइवल है। बस वो लोग इस सोच में जाता है कि कुछ मिल जाए और हमारा खाना आज का गुजारा हो जाए। सो दैट इज़ अ डिफरेंट व्यू पॉइंट फॉर रैग पिकिंग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड द एल्डर्स। तो बच्चों के लिए क्या होता है, वो एक वंडरलैंड है जहाँ पर वो लोग नया नया चीज़ ढूंढने के लिए जाता है। एंड फॉर द एल्डर्स वो एक सर्वाइवल एरिया है जहाँ से उनको कुछ निकालना है एक दिन का गुजारा करने के लिए। One winter morning, I see Sahib standing by the fence gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. तो मैंने एक दिन विंटर मॉर्निंग में देखा कि वो एक फेंस गेट में खड़ा है। मतलब नेबरहुड में हमारी बगल में जो एक क्लब है वहाँ पर जो फेंस दिया हुआ है वहाँ पर वो खड़ा है और वो दोनों लोगों को देख रहा था जो वाइट कपड़े में टेनिस खेल रहा था। I like the game, he hums, content to watch it standing behind a fence. तो साहिब ने बताया कि ये गेम जो है मैं बहुत पसंद करता हूँ। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, ही एडमिटेड। तो साहिब ने ये भी बताया कि मैं कभी कभी इस क्लब के अंदर भी जाता हूँ जब कोई क्लब मेंबर यहाँ पर नहीं होता है। द गेट कीपर लेट मी यूज़ द स्विंग। तो गेट कीपर कभी कभी मुझे अलाउ करते हैं अंदर जाने के लिए, और वहाँ पे जो स्विंग है, झूला है, मैं वहाँ पर चढ़ता हूँ। साहेब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक्स स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। तो साहेब भी उस दिन क्या एक टेनिस शूज़ पहना हुआ था, लेकिन वो टेनिस शूज़ जो है वो फिट नहीं हो रहा था क्योंकि उसका जो कपड़ा था वो बहुत ही टैटर्ड था, डिस्कलर्ड था, बहुत ही पुराना था। समवन गेव देम टू मी। तो साहेब ने बताया कि ये जो है किसी ने मुझे दिया है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय। तो फैक्ट इज़ दैट कि ये जो साहेब जो पहना हुआ है वो किसी अमीर बच्चे का फेंका हुआ चीज़ है। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन द वन ऑफ देम डजंट बोदर हिम। तो वो बच्चा शायद इस शूज़ को नहीं पहना था क्योंकि वहाँ पर एक छेद था, लेकिन बट फॉर साहेब इट इज़ ओके। तो साहिब के लिए ये बहुत ही ओके था क्योंकि साहिब के लिए ये बहुत ही नया नया एक शूज़ था और वो बहुत खुश था इसमें। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। तो बोले फॉर साहिब जो हर दिन बेयर फुट चलता है तो उसके लिए एक शूज़, नया शूज़ लगभग, बस उसमें एक छेद है, वो तो उसके लिए एक ड्रीम कम ट्रू है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंस्टेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन जो गेम वो बहुत ही क्या बताऊँ, रैप्ट अटेंशन से देख रहा है, वो गेम उसकी पकड़ से बाहर है, बिकॉज दैट इज़ अ गेम विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड साहिब के लिए वो उसके सपने से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ
तो मैंने देखा कि उस सुबह साहिब एक मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कंसिस्टर, और उसके हाथ में एक स्टील का कंसिस्टर था, कंटेनर था। आई नाउ वर्क इन अ सी स्टॉल डाउन द रोड। तो साहिब ने बताया कि मैं अभी एक टी स्टॉल में काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। तो बोल रहा है कि मुझे 800 रुपीज़ मिलता है और खाना मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क। तो राइटर ने अपने आप से पूछी कि क्या वो साहिब इस जॉब को पसंद करता है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक। तो मैंने देखा कि साहिब की फेस में पहले जो केयरफ्री फेस था वो अब ख़त्म हो चुका है। द स्टील कंटेनर seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder। और ये जो स्टील कंटेनर है वो साहेब को ज़्यादा वजनदार लग रहा है इन कंपेयर टू द रैग पेकर्स जो वो पीठ में लेके चलता था। हिज बैग वॉज हिज द कंसिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। तो पहले उसके पास जो बैग था जिसमें वो रैग पिकिंग करते थे वो उसका खुद का था, लेकिन ये जो कंटेनर है, जो कंसिस्टर है और कंटेनर है, वो असल में दूसरे का है, इस शॉप ओनर का है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और आज साहिब खुद का मास्टर नहीं रहा। तो यहाँ पर लास्ट में यही बोला गया है कि मे बी उसको 800 मिल रहा है, मील मिल रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अंदर का जो फ्रीडम था एज अ रैग पिकर वो ख़त्म हो चुका है। आज उसके पास पहले अपना खुद का बैग था, वो जब मर्जी जाता था, बट अब वो एक नियम में बच चुका है, वो किसी के कंट्रोल में आ चुका है, किसी ऑर्डर उसको मानना है। तो आज वो अपना मास्टर अब नहीं रह चुका। तो इसी तरीके से जो फर्स्ट पार्ट है वो ख़त्म हो रहा है, एंड वी विल एक्सप्लेन द सेकेंड पार्ट इन अनदर डेज। तो सेकेंड पार्ट जो है वो मुकेश के बारे में है, और यहाँ पर दिखाया जाएगा कि किस तरीके से फिरोजाबाद जो एक सिटी है जहाँ पे बैंगल्स मेकिंग किया जाता है, जो फेमस है आज भी इंडिया में, और बिकॉज ऑफ दिस ट्रेडिशन किस तरीके से एक जाति, एक रेस ख़त्म हो जाता है बाय फिनेंशियली और बाय फिजिकली, वही इस स्टोरी में एक्सप्लेन किया गया है। आई होप ये स्टोरी आपको, ये जो एक्सप्लेनेशन है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।